नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान चौधरी और आज मैं लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और देखा जाए तो क्लास 12th के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, आज का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में जानेंगे हम लोग। हेलो एल्केन्स एक्चुअल में जो हेलो एल्केन्स होता है, वो एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन्स बोलते हैं और हेलो एरीन्स जो होता है, वो बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा होता है, तो उसको हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो बनाते कैसे हैं इसको? तो किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जब उसका हाइड्रोजन एक रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव करने से और उसमें एक हैलोजन को ऐड करने से जो कंपाउंड बनता है, उसी को हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम एलिफैटिक। सपोज करिए कि एलिफैटिक कोई कंपाउंड है। एलिफैटिक का मतलब जो कोई चेन के फॉर्म में होगा, कोई रिंग नहीं होगा, तो वो एलिफैटिक कंपाउंड कहलाता है। तो एलिफैटिक यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिया गया है और इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे कि अगर उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे क्या लगा दें, एक हैलोजन कंपाउंड लगा दें। हैलोजन का मतलब होता है कि पी ब्लॉक का 17 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, वो हैलोजन कंपाउंड कहलाता है, हैलोजन एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसके साथ में देखेंगे हम लोग कि जैसे हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं और हैलोजन को जो एक्स से डिनोट करते हैं, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ये मेन इसके एलिमेंट होते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई मेथेन है। मेथेन का फार्मूला जो होता है CH4 होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन, बीच का ये कार्बन है और बाकी ये जो है ये हाइड्रोजन है। तो इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, जो कि आपको साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है और वहाँ पे एक Cl लगा दिया गया है। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड आपको मिल गया, इसको मेथिल क्लोराइड बोलते हैं और यही आपका क्या होता है, हेलो एल्केन्स होता है। इसको दूसरा नाम एल्किल हैलाइड्स भी बोला जाता है। इसके साथ-साथ में देखेंगे कि एरोमेटिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जैसे किसी बेंजीन के साथ और केवल हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और केवल हाइड्रोजन से जो मिल करके बना होगा और वो रिंग के फॉर्म में होगा, तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका भी कोई भी एक हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसका कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके और वहाँ पे क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो यहाँ पे एक रिमूव करके Br लगाया गया है। तो ये जो कंपाउंड बना है, इसको हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अगला है, देखते हैं कि वाई हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देखिए क्यों यूज किए जाते हैं। तो यूज में हम लोग सीधा-सीधा देखते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो होते हैं, उसमें एक बड़ा नाम आता है ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के लिए। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, एक क्लोरोएम्फेनिकोल होता है। ये क्लोरोएम्फेनिकोल का एक फार्मूला है। स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे एक रिंग लगा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्लोरीन दिख ले रहे हैं, साथ-साथ में कार्बन दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक हेलो एल्केन्स हो गया। और यहीं पे साथ-साथ में एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ये क्लोरोक्विनो है, क्लोरोक्विन, जो कि ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है मलेरिया के। इसके साथ-साथ में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी बॉडी होती है, वो आयोडीन जब जाती है तो थायरॉक्सिन में ये यूज़ की जाती है डेफिशिएंसी में। किसके डेफिशिएंसी में? तो जो घेगा हो जाता है गले में, उसके लिए यूज़ किया जाता है, गोइटर के लिए। अब हेलोथेन, हेलोथेन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है, इसको याद रखेंगे। हेलोथेन जो होता है, ये यूज़ किया जाता है जब कोई सर्जरी की जाती है, तो उसमें बेहोश करने के लिए जो पेशेंट होते हैं, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसी चीज़ का दिया जाता है हेलोथेन का। साथ-साथ देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होते हैं और नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इसके साथ-साथ में हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे देखना है हम लोग को कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। फिर साथ-साथ में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड और इसके साथ में देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं पहला हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रखते हैं। तो इनके बेस पे अगर देखा जाए तो देखते हैं कि ये कई टाइप के होते हैं। तो एक देखते हैं हम लोग किसके बेस पे, देखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन के नंबर के आधार पे हम लोग इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर, हैलोजन के नंबर के आधार पे अगर हम लोग देखा जाए, तो इसमें आपका मोनो
हैलोजन कंपाउंड आता है, मोनो का मतलब एक, जिसमें एक हैलोजन लगा होगा, वो मोनो हैलोजन कंपाउंड हो गया। दूसरा, जिसमें 2 हैलोजन लगे होंगे, इसको डाई हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। और जहाँ पे 3 हैलोजन लगे होंगे किसी चेन के साथ कार्बन के और हाइड्रोजन के, तो उसको पॉली हैलोजन कंपाउंड बोला जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन में कि बेसिक नंबर ऑफ हैलोजन में अभी तक हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये हमने देखा यहाँ पे, ये एलिफेटिक था या एल्किल हैलाइड का हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे एरोमेटिक या हैलोइडिन का देखेंगे। तो रिंग के साथ में अगर कोई हैलोजन, एक हैलोजन लगा है, डायरेक्टली रिंग के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो इसको मोनो हैलोजन कंपाउंड बोला जाता है। मोनो मतलब एक, और एक हैलोजन लगा है इसलिए इसको मोनो हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। दूसरा देखेंगे डाई हैलोजन क्या होते हैं, मतलब 2 हैलोजन अगर लगे होंगे किसी रिंग से, इसको बोलेंगे डाई हैलोजन कंपाउंड। तीसरा में अगर देखा जाए तो अगर जहाँ पे 3 हैलोजन लगे होंगे, इसको पॉली हैलोजन कंपाउंड बोला जाता है। इसके साथ-साथ में देखेंगे तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब मोनो हैलोजन कंपाउंड्स 2 टाइप के देखे जाते हैं। पहला, एक ऐसा हैलोजन जो अटैच हो sp3 कार्बन से। दूसरा, एक ऐसा, यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हैलोजन अटैच रहेगा एक sp3 कार्बन से, यहाँ पे हैलोजन अटैच रहेगा sp2 कार्बन से। sp2 का मतलब होता है जहाँ पे एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और sp3 का मतलब होता है सबके सब सिंगल बॉन्ड अटैच हो। इसके साथ में देखेंगे तो यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं, एल्किल हैलाइड बोले या हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो एक देखिए CH3 है, अभी हमने ऊपर इसका चीज का डिस्कस किया था कि मेथेन जो होता है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देंगे, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं कि कोई हैलाइड ग्रुप लगाते हैं, तो उससे जो मिलकर के कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हेलो एल्केन्स। और ये है आपका एल्किल हैलाइड, जहाँ एल्किल हैलाइड जिसमें आपका sp3 कार्बन पाया जाता है। दूसरा है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी आपका क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, जिसके साथ में एक हैलोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। इस वाले में आते हैं हम लोग, देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होते हैं, यहाँ भी देखेंगे तो CH2 जो लगा हुआ है, यहाँ से आपका sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन बनता है इस कार्बन पे, तो ये भी क्या हो गया आपका एक मोनो हैलोजन कंपाउंड्स हो गए, और यहाँ पे sp3 के डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे sp2 का। तो sp2 वाले में क्या क्या आते हैं, sp2 में आपके आएंगे विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मतलब जब कोई हैलोजन कंपाउंड जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन पे डबल बॉन्ड पाया जाए, तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो इससे मिलकर के जो हैलोजन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। यहाँ भी आप देखने के लिए मिल रहा है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपका क्या हो गया, विनाइलिक हैलाइड हो गया, और ये sp2 यहाँ भी हो गया। देखते हैं एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं। एक कोई बेंजीन रिंग होता है जिसके साथ में कोई हैलोजन लगा होता है, तो ये भी आपका क्या बनाता है, sp2 वाला ही, और ये भी बनाता है आपका एरिल हैलाइड्स बनाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं। तो नोमेनक्लेचर में देखेंगे, कॉमन नेम एल्किल हैलाइड होते हैं, इनका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, और इसमें क्या होते हैं, इसको हेलो एल्केन्स बोलते हैं इनके आईपीएसी नेम को। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि CH4 से वहाँ पे देखा था हमने कोई हैलोजन लगा हुआ था, यहाँ पे हैलोजन को हम लोग F ले लिए हैं, यानी फ्लोराइड ले लिए हैं, तो इसका नाम हो गया मेथिल फ्लोराइड। कॉमन नेम है ये, इसका कॉमन नेम मेथिल फ्लोराइड हो गया। फिर यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, तो एक कार्बन का मेथ, 2 कार्बन का एथ, तो ये क्या हो गया, एथिल क्लोराइड हो गया। तीसरा देखेंगे, यहाँ पे 3 कार्बन के साथ Br लगा हुआ है, इसका मतलब ये चेन के फॉर्म में है, और N प्रोपिल ब्रोमाइड, 3 कार्बन का प्रोपिल होता है और Br लगा है तो प्रोपिल ब्रोमाइड। इसी तरह से अगर कहीं मान लीजिए कोई चेन के फॉर्म में हो और वहां पे कोई हैलोजन लगा हो, और हैलोजन आपका एक ब्रांच के फॉर्म में होगा, तो इसका नाम देते हैं आइसो, और जितने कार्बन होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, तो आइसो प्रोपिल आयोडाइड हो गया ये। इसमें देखेंगे तो एक कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका नियो बन गया। एक कार्बन पे जब ऊपर नीचे यानी चारों तरफ कार्बन कार्बन दिखेंगे, तो वो जो पोर्शन होता है यानी कि डबल ब्रांच हो गया यहाँ पे, तो इसको नाम दिया गया है नियो। नियो और 5 कार्बन के होते हैं तो पेंटाइल, और एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा है, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड नाम हो गया इसका। ये एल्किल हैलाइड के चल रहे हैं। अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड का ही हम लोग देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो जहाँ पे हम लोगों ने देखा था मेथिल फ्लोराइड था, वहाँ उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं, 2 कार्बन के साथ Cl लगा हुआ था, तो पहले क्लोरीन का नाम आ जाएगा यानी कि क्लोरो हो गया, और 2 कार्बन का एथेन तो क्लोरोएथेन। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा हुआ है, और एक Br लगा हुआ है, इसलिए Br कहाँ पे लगा है, नंबर
1 पे लगा हुआ है। क्यों नंबर 1 पे लगा है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई हैलोजन कंपाउंड जिस नज़दीक वाले में पहले पड़ता है, वहाँ से नंबरिंग हम लोग करते हैं और यही रूल भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि जो Br है, वो 3 कार्बन में पहले नंबर पे आ रहा है, पहले कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से चलेंगे तो देखेंगे 2 पे क्या लगा हुआ है? आपका आयोडीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 आयोडो और 3 कार्बन का प्रोपेन। कि अगला नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे 5 कार्बन है, 5 कार्बन में एक जगह पे Cl लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया Cl कहाँ पे लगा? पहले पे तो 1 क्लोरो और 2 पे ही आपका 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का लेके चलेंगे तो प्रोपेन। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन थी उसको एक चेन के फॉर्म में ले लिए हैं, बाकी जो 2 कार्बन थे उनको ब्रांच के फॉर्म में ले लिए हैं, इसलिए इसका नेम चेंज हो गया है और कॉमन नेम में इसका नाम पेंटेन करके था। तो यहाँ पे हम लोग पेंटेन नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? प्रोपेन लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह पे Cl लगा हुआ है, यानी कि 2 हैलोजन लगे हुए हैं और इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, दोनों तरफ से काउंट करने पे ये इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम किधर से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड पड़ रहा है और डबल बॉन्ड पड़ने की वजह से जो क्लोरीन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है या अपोजिट पोल पे हैं, तो देखेंगे अपोजिट होने की वजह से इसका नाम आ गया ट्रांस। अगर दोनों सेम होते तो सीस आता, लेकिन दोनों अपोजिट हैं तो ट्रांस हो गया। और कहाँ पे हो रहे हैं? तो 3, 4 पे, 3 और 4 पे 2 जगह पे डाई क्लोरो आ गया, यानी कि 2 क्लोरो आ गया, इसलिए इसको डाई क्लोरो बोलेंगे। और ये टोटल काउंट करेंगे तो 6 हो रहे हैं, इसके लिए 6 होने की वजह से डाई क्लोरो हेक्स हो गया। और 3 वाले पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 3,4 डाई क्लोरो हेक्स 3 इन। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं नोमेनक्लेचर में। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग की बात में करेंगे तो देखेंगे कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से क्या लगा हुआ है? एक हैलोजन लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन लगता है तो हैलोजन का नाम पहले आ जाएगा, उसके बाद से रिंग का नाम आएगा। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। इसी तरह से 2 लग गए 1 और 2 पोजीशन पे, तो 1, 2 डाई ब्रोमो और पूरे का नाम का बेंजीन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 और 4 वाले पोजीशन पे लगा है, तो 1, 4 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो गया। इसका दूसरा नाम पैरा भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पैरा पोजीशन पे लगे, जब कोई आमने-सामने लगता है तो पहला जो पोजीशन होता है पैरा पोजीशन होता है, इसे पैरा डाइब्रोमो बेंजीन नाम हो गया। ऐसे देखेंगे आगे तो विनाइल क्लोराइड यानी कि क्लोरोएथेन हो गया। आगे चलें देखेंगे क्लोरोएथेन नहीं क्लोरोएथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको इन बोला जाता है। आगे चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आपका आ रहा है, तो नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए, यानी कि ये आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग होता है कि जब भी हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो लंबी चेन का सबसे पहले वो करें, लंबा चेन देखें कि सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, उसको नंबरिंग करें। फिर देखें कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ पड़ रहा है तो उसको नंबरिंग पहले लाएं। उसके बाद से देखेंगे कि कहाँ पे आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है वो भी नंबर में आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो आपका पड़ेगा 3 पे ब्रोमो और प्रोप और 2 पे क्या पड़ेगा? इन। तो 3 ब्रोमो प्रोपिन नाम इसका हो गया। CH3Cl क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है और इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी है। तो आगे देखते हैं और क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे और अपने सेल्फ इसको लगाने का ट्राई करेंगे कि आप इसको लगा ले रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। अगर इसके पहले अगर आप कभी भी आईयूपीएसी नेम पढ़े होंगे तो उस आईयूपीएसी नेम के आधार पे, उसी नेम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं और ये आप लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं लगा पाते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका नेम क्या होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लगाने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या होता है। इसमें आपको क्या दिया गया है? आईपीसी नेम दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप लगाएंगे, क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ-साथ हम आगे देखेंगे कि नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड जो होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं उसके नेचर के आधार पे तो कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये पोलर पोलर की बात इसलिए की जा रही है कि कोई भी जब इसमें हाइड्रोजन और मान लीजिए कोई कार्बन है तो इसमें जिससे जुड़ा रहेगा उस जुड़ने की वजह से एक कोई प्लस वाला होगा और एक कोई माइनस वाला होगा, और यही दोनों आपस में मिलकर के बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये आपका हो गया एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। हमेशा जो पार्शियल पॉजिटिव होता है उसको पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बन जाता है, जैसा कि हम लोगों ने क्लोरोमेथेन में देखा था। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या है, तो ऑर्डर है, कुछ ऑर्डर है, साइज है। ऑर्डर ऑफ साइज देखेंगे हेलोजन का, तो देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होता है, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग देखें तो एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा होगा हेलोजन में। तो आयोडीन सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा ब्रोमीन हो गया, उससे लेस देन हो गया क्लोरीन, और लास्ट में हो गया आपका फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में जो कार्बन और आयोडीन
यानी कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड बनता है, उस आयोडीन या आयोडाइड जो भी कह सकते हैं कि इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो आपका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद से ब्रोमीन का होगा, देन क्लोरीन का होगा और सबसे लास्ट में एट लास्ट फ्लोरीन का हो जाएगा कार्बन के साथ में। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन का अगर देखा जाए तो बॉन्ड इनका बॉन्ड डिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद से क्लोरीन का होगा, उसके बाद से ब्रोमीन का होगा, उसके बाद से आयोडीन का होगा। इसके आगे बात करें तो कुछ समरी यहाँ पे दिया गया है। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हैलोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, क्या उनकी समरी बता सकते हैं। तो इसमें बताया गया मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन कंपाउंड, अभी पीछे हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद से मोनो हैलोजन में हम लोगों ने देखा था sp3 sp2 और उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा कि हम लोग आगे देख रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रिपरेशन है हेलो एल्केन का, वो किसके साथ में है, आपका एल्कोहल के साथ में। दूसरा प्रिपरेशन एल्केन के साथ में, तीसरा प्रिपरेशन आपका एल्केन के साथ में करेंगे और लास्ट में हम लोग बना लेंगे हेलो एरिन्स को। तो आगे डिस्कस करते हैं इस चीज को, एक एक पॉइंट को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोग का, आगे इसमें दिया गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल को क्या बोलते हैं, जब किसी एल्किल ग्रुप के साथ OH लगा हुआ है तो ये आपका एल्कोहल हो गया। अब इसी को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनता है, या जो भी होगा हेलो एरिन या हेलो एल्केन कैसे बनता है। तो पहला आता है ल्यूकस टेस्ट आता है। ल्यूकस टेस्ट में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ल्यूकस टेस्ट क्या होते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड के साथ में आपस में जब दोनों रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो रिएजेंट बनाते हैं उसको ल्यूकस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल के साथ HCl रिएक्ट कैसे करेगा, तो यहाँ से आपका बीच से ब्रेक हो जाएगा, ये भी बीच से ब्रेक हो जाएगा R, और मान लीजिए R सपोज करिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है ये माइनस का, और यहाँ पे भी प्लस और ये भी माइनस, तो इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा और साथ में हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, जो जिंक क्लोराइड होता है। आगे चलते हैं SN1 मैकेनिज्म और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में देखेंगे कैसे ये बनता है। तो आते हैं हेलो अल्कोहल्स में देखेंगे हेलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है इसका वो देखेंगे। तो पहले हम लोगों ने HCl लिया था, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। अब जो जिंक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड पहले क्या करेगा, OH को यहाँ से रिमूव करने का प्रयास करेगा, यानी कि इसके साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि R पहले से लगा हुआ था एल्कोहल का, और ये OH था, और O क्या कर रहा है, अब इसको रिमूव कर रहा है यहाँ से। ये जो बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जिंक क्लोराइड जो होगा वो OH को लेकर के बाहर हो जाएगा। अब जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है और जो HCl जब ब्रेक हुआ था, तो उसमें से जो Cl निकला हुआ था, क्लोराइड आयन निकला था, वो इसके साथ में अटैच होकर के हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। देन आफ्टर जो JDNCl2OH बना हुआ है, फिर इसमें H जो है वो जब ऐड करेंगे तो वो JDNCl2 जो होता है OH, वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके H और OH मिल करके H2O बना लेगा और जिंक क्लोराइड वापस निकल जाएगा। तो यही होता है इसमें कि जो रिएजेंट वगैरह होते हैं, कैटलिस्ट जो वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल रिएक्शन को प्रोसीड कराने का वर्क करते हैं, और देन आफ्टर वो क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इनका और कोई रोल नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, केवल रिएक्शन को प्रोसीड कराने का काम करते हैं। अब देखेंगे कि क्या चीज में है कि प्रोसीड थ्रू SN1 मैकेनिज्म। अब देखिए SN1 जो मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होते हैं, दो स्टेप होते हैं SN1 में। तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, ये कहलाता है SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे बताया गया कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पहले बनेंगे, उसके बाद से रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट में जो भी पॉसिबल होगा वो चीज होगा इसमें, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अटैक कर जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो देखते हैं कि स्टेबिलिटी के आधार पे जो 3 डिग्री कार्बोकेटान होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है 1 डिग्री से। अब इसी चीज को यूज करते हैं टेस्ट के लिए, एल्कोहल के टेस्ट के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें है आपका फ्रॉम NaBr और H2SO4। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए ROH जो होते हैं, एल्कोहल जो होते हैं, वो सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके भी आपका क्या देते हैं, हेलो एल्केन देते हैं, और साथ साथ में इसका Na और इसका
HSO4 जुड़ जाते हैं और इसका H जो निकलता है और इसके OH के साथ में ये अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के क्या बनाते हैं, सोडियम बाइसल्फेट और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको कि जैसे एथेनॉल है, यहाँ पे R की जगह पे C2H5 ले लिया गया, C2H5 और OH ले लिया गया है और यहाँ पे एथेनॉल हो गया, एथेनॉल NaBr और H2SO4 से मिलेगा तो ब्रोमोएथेन बनाएगा, साथ में NaHSO4 बनाएगा और H2O बनाएगा। इसी तरह से अगर एथेन की जगह पे मेथेन ले लिया जाए तो मेथेनॉल जैसे लेते हैं उसके साथ अगर कराते हैं तो ये भी क्या बनाएंगे, ब्रोमोमेथेन बनाएंगे, NaHSO4 बनेगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एल्कोहल में ही जैसे PX3 होता है। PX3 क्या है, आपका फास्फोरस ट्राई हैलाइड होते हैं, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें देखेंगे जो एल्कोहल होंगे PX3 से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म में देखेंगे तो एल्केन और H3PO3 का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहले ROH जो होते हैं वो PX3 से रिएक्ट करते हैं और ये पूरा का पूरा इस पे अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गया है। 3 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ गया। फिर यहाँ से क्या होगा, एक एक जो X है वो रिमूव होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के साथ जो X होगा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस प्रोसेस के थ्रू एक X निकल गया यहाँ पे P और X2 बचा हुआ है। इसके बाद से क्या करेंगे, R वो जो X अभी निकला था वो R के साथ में अटैच हो गया और यहाँ से फिर बॉन्ड का ब्रेकिंग हो गया जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया था। अब इसके बाद से क्या होता है देखते हैं, तो यहाँ पे हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया, फिर POH X2 बच गया और ये 2ROH जो है इसके साथ में मतलब रिपीट स्टेप ये चलेगा। उसके बाद से आपका जो हेलो एल्केन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट में H3PO3 आपका बाहर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आगे देखेंगे उसी चीज को रख करके, तो यहाँ पे R के जगह पे एथेनॉल लिया गया है, यानी कि आपका C2H5 लिया गया है और एक दूसरा एग्जांपल मेथनॉल लिया गया है। तो इसमें देखेंगे तो आपका क्लोरोएथेन बनेगा। उसके बाद से इस वाले में देखेंगे तो आपका ब्रोमोमेथेन बनेगा और सबके साथ में H3PO3 बाहर निकल जाएगा जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल का तो POCl3 बन जाता है, RCl बन जाता है और HCl बनता है। हमको ध्यान किस पे देना है कि हमको ध्यान देना है कि अल्कोहल से बनाना है हेलो एल्केन्स को। तो R जो भी इसका होगा वो और जो हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट उसका जो भी हेलोजन कंपाउंड होगा उसका और R का ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के हेलो एल्केन्स बनाएंगे और साथ साथ में जो भी इसका बचा हुआ पार्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही सेम एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, उसके बाद से इसको बताया गया है। अगले वाले में देखेंगे कि रेड फास्फोरस और हेलोजन से यानी कि हेलोजिनेशन कराएंगे तो इसके थ्रू देखेंगे तो एल्कोहल जो होता है इस पे रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर H2 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होते हैं 2P + 3X बनाते हैं तो PX3 बनता है, ये आपका PX3 अलग हो जाएगा और RX अलग हो जाएगा। अब इसी तरह से एथेनॉल का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन कर जाएगा और ये हमारा एल्किल हैलाइड या जो भी कंपाउंड बना रहे थे हेलो एल्केन्स वो बन जाएगा। फ्रॉम एल्कोहल जब देखेंगे SOCl2 के प्रेजेंस में, SOCl2 के प्रेजेंस में ये आपका बता रहा है कि बेस्ट मेथड टू फॉर्म एल्किल हैलाइड। अब क्या होता क्या है, ROH है, यहाँ पे SOCl2 है, देखेंगे यहाँ पे R आपको मिल गया और यहाँ पे Cl आपको दिख रहा है, दोनों मिल करके RCl निकल जाएंगे और यहाँ पे OH और यहाँ पे SO दो चीजें मिल गया तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और साथ साथ में HCl का भी फॉर्मेशन हो गया। कैसे कैसे होता है, फिर वही चीज है कि इसके पास लोन का इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के साथ, वो तुरंत खींच लेता है, खींचेगा तो उसके साथ में जुड़ जाएगा, जुड़ने के साथ बारी बारी से एक एक हेलोजन निकलेगा इसमें से और बाकी ये आपस में जुड़ते जाएंगे और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्लोरो एल्केन का बन जाएगा। ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अब आगे वाले देखेंगे कि इसमें आगे क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। अब देखते हैं एल्केन से, तो एल्केन्स पे ही क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है और इस पे कोई हैलोजन कंपाउंड है, हैलोजन मॉलिक्यूल है, उसका इस पे रिएक्शन कराएंगे और फोटोलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, पहले टूटेगा उसके बाद से आपका हेलो एल्केन्स बन जाएगा और साथ साथ में जो भी उसका पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि फ्री रेडिकल चेन होता है। आप देखेंगे तो जैसे Cl2 का हम लोग लेते हैं Cl2, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में HNu के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में दो फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं, Cl+ Cl में टूट जाते हैं।
तो इसी के साथ-साथ पहले में इनिशिएशन, पहले में टूटेगा, दूसरे वाले में प्रोपेगेशन, तीसरे में टर्मिनेशन, ये 3 प्रोसेस होंगे जिसके थ्रू आपका कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया पहले इनिशिएशन में, अभी मैं इस चीज़ का डिस्कस कर रहा था कि Cl2 हैं, तो बीच में टूटेगा क्योंकि सनलाइट पड़ेगा इस पे, जिसको हम लोग फोटोलाइट भी बोलते हैं, HNu, और ये जैसे आएगा टूट जाएगा, टूटने के बाद Cl अलग हो गया। अब Cl देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आपको Cl अलग हो गया है, धीरे-धीरे अलग हो रहा है, अलग होने के बाद देखेंगे अब इनका रिएक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब एक-एक फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये HCl जो है इस H के साथ में लग करके HCl बना देगा, फिर ये आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि हेलो एल्केन्स बन जाएगा। अब इसके बाद से देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं। फिर प्रोपेगेशन में आप लोग दे दिए, रिपीट वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर आपका चलता रहेगा। फिर देखेंगे आगे चलते हैं, यहाँ से आते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन किसके थ्रू चलता है, तो फ्लोरीन सबसे बड़ा होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे छोटा आयोडीन होता है रिएक्टिविटी के केस में। और देखेंगे रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन्स, तो इसमें 3:1 जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। रेडिकल फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल, जिसमें ज्यादा रेडिकल फॉर्म बनेगा वो आपका मोर स्टेबल होगा। उसके बाद से देखेंगे फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड। फ्लोरिनेशन जो होता है वो कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। आगे आते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है, किसी भी हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको CH4 दिख रहा है, यहाँ पे हैलोजन कंपाउंड है I2 लिया गया है और ये जुड़ता जाएगा CH3I और उसका एक H उसका एक I बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया आपका क्लोरो आइडो मेथेन और ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग। इसमें लिखा है कि राइट द मेजर मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, इस चीज को आप बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या होते हैं। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट वही मेजर प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप पाया जाएगा उस एल्किल ग्रुप की वजह से देखेंगे तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ पे एल्किल ग्रुप कम होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन था और उसमें CH3OH का रिएक्शन कराया गया है। अब देखिए यहाँ पे CH3 जो हो गया एक, CH3 2 और इसके साथ साथ में ये H और एक CH3 जो ये वाला CH3 है, इसी CH3 से आपका क्या हो गया एक H निकल करके ये लग गया आपका Cl। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो Cl लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्किन्स। अब एल्किन से कैसे बनाते हैं इसको, तो इसमें आपका देखिए यहाँ पे एल्किन क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो एल्किन हो गया और उसके साथ में हाइड्रोजन हैलाइड अटैच कराएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में और उसी पॉजिटिव नेगेटिव में जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उसके ये भी टूट जाएंगे। तो हाइड्रोजन पे प्लस हेलोजन पे माइनस, इसी तरह से एक जगह पे प्लस दूसरी जगह पे माइनस, ये जब टूटेंगे तो फिर आपका एक जगह पे क्या लग जाएगा हेलोजन, एक जगह पे क्या लग जाएगा आपका हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया एक जगह पे हेलोजन और आपका एक जगह पे हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में बस वही चीज है HBr इस पे क्या करना है अटैच कराना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में जब एथीन पे कोई हाइड्रोजन ब्रोमाइड अटैक करता है तो क्या बनता है ब्रोमो मेथिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं ब्यूटुइन यानी कि ब्यूटेन है ये और एक जगह पे डबल बॉन्ड लग गया तो ब्यूट हो गया और दूसरे पे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा तो ब्यूटुइन हो गया। HBr इसमें कराते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया और ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि इसमें 2 आपके एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें एग्जांपल लिया गया है, देखिए प्रोपीन यहाँ पे बनाया गया है और इसी प्रोपीन में हम लोग क्या कर रहे हैं HBr का अटैक करा रहे हैं। HBr का अटैक कराएंगे तो एक देखिए जहाँ पे ज्यादा CH3 दिखता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और जहाँ पे कम CH3 देखिए यहाँ पे कहीं भी कोई CH3 नहीं है तो ये आपका जो हो गया वो माइनर प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, इसमें ये बताया था कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफिलिक जो पार्ट होते हैं वो अटैक करते हैं जहाँ पे कार्बन का जो एटम होता है वहाँ पे
विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा कार्बन एटम जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एटम पाया जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, आपका जो हैलोजन होगा वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक 1 पोजीशन 1H, एक 2H, 2 पोजीशन यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे HBr से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जब Br आएगा, वो कहाँ पे जाएगा, इस वाले पोर्शन पे, और H कहाँ जाएगा, इस वाले पोर्शन पे। H इस वाले पोर्शन पे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, CH3 हो गया। CH3 होने की वजह से ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 बन रहे हैं, यानी कि 2 एल्किल ग्रुप बन रहा है, इसलिए इसको मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल होता है, ये पेरोक्साइड के केस में चलते हैं। पेरोक्साइड मतलब होता है H2O2, आप लोग सुने होंगे पेरोक्साइड क्या होते हैं, H2O2, ये पेरोक्साइड होता है। इसके साथ में जब कोई HBr का रिएक्शन कराते हैं, तो जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ा, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन उस जगह पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और जो हैलोजन उस जगह पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। ये कब बनता है, ये जब पेरोक्साइड का केस होता है तब बनता है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, इसको खरास इफेक्ट भी बोला जाता है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में देखते हैं कैसे कहाँ पे अटैक करता है। तो सबसे पहले क्या होते हैं, यहाँ पे जनरेशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल, पहले फिनाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया गया है। बेंजोइल पेरोक्साइड होमोलिसिस क्यों बता रहा है, कि जब दोनों साइड में बराबर बराबर रहेगा तो वो होमोलिसिस हो गया। यहाँ पे होमोलिसिस कर लिया गया, यहाँ पे टूट गया। तो जब टूटा तो 2C2H6H5 यानी कि फिनाइल फ्री रेडिकल बाहर हो गया, और उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। फिर ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया था, इस फ्री रेडिकल में हम लोग क्या करेंगे, HBr अटैक कराएंगे और C6H6 और ब्रोमीन बाहर कर देंगे, जो कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होगा, बस वही चीज बताया गया, डबल बॉन्ड होगा, और जब कोई हैलोजन उस पर लगेगा, तो लगने की वजह से वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। नया प्रोडक्ट में आप दिख ही रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे CS डबल बॉन्ड CH2 या Br क्या करेंगे, पहले पोजीशन पे अटैक करा दिए, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, जो कि मोर स्टेबल हो गया। उसके बाद से देखेंगे तो 1 ब्रोमो एल्केन बन रहा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मोर स्टेबल तो होगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे एल्किल ग्रुप पाया जाता है, एल्किल ग्रुप कम पाया जाता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहलाता है। या दूसरा केस देखते हैं, पहला केस में ये था, दूसरे केस में देखेंगे तो अगर Br हम लोग यहाँ पे अटैक कराते हैं, तो ये Br यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल का बन रहा है, ये लेस स्टेबल होगा, और ये जो बनाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं। 2 एल्किल ग्रुप आने की वजह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर बनेगा, क्योंकि ये पेरोक्साइड का केस है, और HBr जब अटैक करता है तो हाइड्रोजन वहां पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन की संख्या जहाँ पे कम है वहां पे। कौन सा अटैक कर रहा है, तो ब्रोमीन अटैक कर रहा है। तो अब ब्रोमीन अटैक करने के लिए जो प्रोडक्ट बनाएगा, वो 2 ब्रोमो एल्केन बनाएगा, और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको लगाएंगे। लिखा है कि राइट द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन HBr इज एडेड टू 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, पहले ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस इस जो नाम लिखा गया है पीसी नेम, इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर विदाउट एंड विद द प्रेजेंस ऑफ C6H5CO होल ट्वाइस O2 इनके प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो करने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आपसे डिस्कस किया जाएगा इस चीज के बारे में। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को राइट करके और उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आप लोग लगाएंगे, पहले प्रयास करेंगे, उसके बाद से इसको लगा करके देखेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद इसको पहले लगाने का प्रयास करेंगे सेल्फ, उसके बाद से नहीं आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। रूल उसी पे लगाना है जहाँ पे HBr का केस हो, और HBr का केस में जब भी आता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और क्योंकि ये पेरोक्साइड के केस में होता है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, HBr के केस में वो लगेगा, लेकिन वहाँ पे देखेंगे मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पे एल्किल ग्रुप ज्यादा बनेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाएंगे। एडिशन ऑफ हैलोजेंस देखते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजेंस क्या होते हैं, बस केवल अटैच कर देना है। तो सेम जो प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, एक Cl एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, दो जगह पे 2 एक्स लग गया, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड हो गया। विसिनल डाइहैलाइड मतलब 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे जब हैलोजन लगे होते हैं तो उसका नाम आता है विसिनल, और 2 हैलोजन की वजह से डाइहैलाइड हो गया।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले दोनों अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद धीरे-धीरे ब्रेक हो जाएँगे, ब्रेक होने के बाद आपका फाइनल एडिशनल डाइहाइलाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हाइलाइट्स ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन। एंटी एडिशन हैलोजन आर एडेड ऑन अपोजिट साइड। दूसरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल केटायन या साइक्लिक हैलोनियम आयन। नो रीअरेंजमेंट आयोडीन डज नॉट शो addition reaction under normal conditions as reactivity of halogens decrease down the group. उसके बाद से देखेंगे reaction with bromine water used as a test for saturation, that is carbon carbon pi bond in compounds. ये चीज है इसका पूरा का हाईलाइट। और फिर देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है? इंक्लेस्टिन रिएक्शन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट होता है ये इंक्लेस्टिन जो रिएक्शन है आपका। इसमें क्या होते हैं कि कोई हेलो एल्केन्स होगा और उस पे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, इसका जो हैलोजन होगा ये हैलोजन इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आर बन गया, आपको दिख रहा है आयोडो एल्केन, और साथ साथ में जो इसका हैलोजन था वो इसके साथ में लग गया, तो सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और एक से हर जगह बार बार बताया जा रहा है कि ClBr यही होता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज। AgF के थ्रू अगर कराते हैं हम लोग, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ में कराएंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, F आपका यहाँ के साथ में लग जाएगा और जो इसका Br होगा वो Ag के साथ में लग जाएगा। यहाँ तमाम चीज बताए गए हैं, जो भी चीज यूज कर सकते हैं उनके साथ में प्लेस ऑफ AgF के जगह पे हम लोग Hg2F2 COF2 SbF3 ये सब चीजें यूज करके भी हम लोग क्या बना सकते हैं कि हैलोजन को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में देखेंगे कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं कि जब कोई मान लीजिए हैलोजन कंपाउंड तोड़ेंगे तो दो चीज बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे X2 की बात कर रहे हैं, X2 को अगर तोड़ा जाएगा तो एक X प्लस बनेगा और साथ में एक X माइनस बनेगा। तो जो ये प्लस वाला X है, यही वाला जो होता है आपका वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे X2 है, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, एक आर्थो हेलो टॉलुइन दिख रहा है और एक पैरा हेलो टॉलुइन दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों में से दोनों प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक आपका आर्थो पोजीशन पे और एक आपका यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है। आगे देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम कैसे कैसे होता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि पहला इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा और फिर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो जाकर के अटैच करेगा। अटैक कर दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किसी भी जगह पे देखेंगे तो पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ये हैलोजन है, ये हैलोजन अब अटैक कर रहा है, तो अटैक कहाँ करेगा? जैसे मान लीजिए ये रिंग होगा, अब इस रिंग में सबके जगह पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और बाकी जगह पे क्या लगा है? सबके सब हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो जब कभी भी मान लीजिए तोड़ेंगे, यहीं से अगर देखा जाए तोड़ेंगे तो ऐसा तोड़ेंगे कि जहाँ पे माइनस का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब चलेंगे हम तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे X अभी टूटेगा, तोड़ेगा तो ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो ये जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे ये प्लस वाला लग जाएगा, दूसरी जगह पे क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस वाला जब लग गया, X जो था वो प्लस वाला था और जब टूटा तो माइनस वाले पोजीशन पे X प्लस वाला लग गया। तो जब ये माइनस पे लग गया तो बचा क्या? प्लस वाला। अब यही प्लस वाला फिर ऐसे घूमेगा इसमें पूरे रिंग में, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा, यानी कि जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है वो अपना प्लेस चेंज कर सकता है। इसको रेजोनेंस बोला जाता है और यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर आगे देखेंगे, इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड जो उसका पॉजिटिव था, यानी कार्बन पे जो पॉजिटिव बन रहा था वो पूरे रिंग में आपको कैसे प्लेस अपना चेंज करता है, इस तरह से चेंज करता जाएगा। लास्ट में यहाँ आ गया और लास्ट में ये आपका क्या होगा? फिर हाइड्रोजन वहाँ से अटैच हो जाएगा, अटैच होकर के इस तरह से हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये आपका बन गया और साथ में एक H प्लस जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया और एक ये जो H प्लस रिमूव हुआ है, ये यही H प्लस, ये जो H प्लस है ये H प्लस जाएगा कहाँ पे जाएगा? जो X माइनस था उसके साथ में जुड़ जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? HX का फॉर्मेशन कर जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए चला गया, निकल गया। उसके बाद से जो आपका अभी बताया गया है कि HX हो जा करके बन जाएंगे। अब इसमें दूसरे में बताया गया है कि फ्रॉम एमीन्स बाई
सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए, जो सैंडमेयर रिएक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, हर साल आता ही आता है, कुछ ना कुछ पार्ट इसका मिल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पे एनिलीन लिया गया है, अब एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे एनिलीन लिया गया है। जब किसी बेंजीन रिंग पे NH2 लगा होता है तो इसका नाम एनिलीन होता है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट और HX इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो डाइजोनियम हैलाइड बनाएगा। बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट बोलते हैं, या बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं इसको। अब Cu2H2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका हेलोबेंजीन बन जाएगा, और जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, और जो कि गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, तो HNO2 जो होता है उसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं। अब इसमें HX को तोड़ा गया है, HX तोड़ेंगे तो H प्लस और X माइनस में टूटेगा, फिर वही HNO2 जो था उसके साथ में आपका H वाला अटैक करेगा तो HNO3 बन जाएगा, और फिर O आपका देखेंगे तो ये दो फॉर्म बन गया H2ONO, यानी कि H2NO2 बन गया। यहाँ पे देखा जाए तो H2NO2 का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखेंगे तो 2 या 1 हाइड्रोजन है तो H2O बन के बाहर निकल गया, बचा क्या NO। NO क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन बोलेंगे। फिर उसके बाद से अब अटैक कराएंगे तो आपका जो NH2 है उसी NH2 वाले पे ये अटैक करेगा। CS फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, तो CH3 CH2 CH3 जो भी है रिएक्शन करेगा N के साथ में तो ये आपका जुड़ता जाएगा और NO के साथ में जुड़ता जाएगा, तो NO बन गया, इसका रिएक्शन हो गया। फिर H2O का रिएक्शन कराएंगे तो H3 निकल जाएगा, और साथ में ये आपका H2 देखिए H3O प्लस बन के निकल गया, और यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या होगा, N2 और O यहाँ पे देखेंगे तो ये अटैच जो हुआ है यहाँ से अब ये निकलेंगे OH, और यहाँ पे अब देखेंगे तो NH2OH का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, NH2 N2HOH, दो चीजें बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे H और OH मिल करके वाटर बना लेंगे, वाटर बना करके ये बाहर हो जाएंगे। फिर इसमें देखिए दिखाया गया है लास्ट में आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये इसका प्रोसेस है, प्रोसेस को नोट कर लेंगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछने के लिए तैयार रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं सेम मैकेनिज्म, हेलोइरिन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो अभी तक हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाना सीख गए हैं, अब वहां से क्या करेंगे, CuCl2 के प्रेजेंस में करेंगे तो N2 आपका बाहर निकल जाएगा, और CuCl2 का जो Cl है वो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन बन गया। आइडोबेंजीन अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बस सेम वही प्रोसेस है, आप जैसे करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ से N2 बाहर हो गया आपका, Ki का I बाहर निकल जाएगा, और ये आपके साथ में लग करके क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसेप्ट टेस्ट है, इसको करेंगे आप, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑनेस्टली आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% क्लियर है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर को मार्क गेन करेंगे। अदरवाइज अगर आप चीटिंग करते हैं तो फिर उसमें बहुत समस्या होती है, क्योंकि देख करके जो लिखना होता है और बाद में जो अपने माइंड मैप से जिसको राइट करना होता है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग पहले सेल्फ लगाने का प्रयास करें, देन आफ्टर नहीं समझ में आए तो वीडियो को देख सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी यही सब है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ है, आपको ये पहले बताई जा चुकी है, उसी चीज का सेम समरी है ये। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स पे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो प्योर एल्किल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो डेवलप करते हैं कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, जब सन का लाइट पड़ता है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं, या कह सकते हैं उसमें से डिकम्पोज होने लगते हैं। यहाँ एथिल आयोडाइड जो है वो आपका कलरलेस दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे
तो ब्रोमाइड, आयोडाइड अभी जो बताया गया है वही चीज़ है। तो यहाँ पे कलर इनका कलर क्या हो गया, एक्सपोज़ हो गया लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरह से कह सकते हैं कि पहले जो कलर था वो कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलरलेस से एथिल आयोडाइड येलो कलर का फॉर्मेशन हो गया। इसमें बताया गया कि इनिशियल क्लोराइड क्या होते हैं, ब्रोमाइड क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स क्या होते हैं, ये सब गैस होते हैं और ये क्या करते हैं, लिक्विड सॉलिड्स के हायर मेंबर्स होते हैं। ये चीज़ में बताया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब क्या कर सकते हैं, कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो जो क्लोराइड वाले होंगे, ब्रोमाइड वाले होंगे, आयोडाइड वाले होंगे, वो क्या होंगे, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। उसके बाद से देखेंगे फॉर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में, तो ब्रांच के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया, सरफेस एरिया बताया गया है, वान टू वाल्स फोर्स दिखाया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिखाया गया है। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा, ब्रांच ज़्यादा है, सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एरिया घटेगा तो वान डर वाल्स फोर्स घटेगा, वान डर वाल्स फोर्स घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट में। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितने भी होते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेम एल्किल ग्रुप एक जैसा रखते हैं, लेकिन देखेंगे तो जो जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें जैसे-जैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है, वैसे-वैसे देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। जैसे आरआई देखेंगे, आरबीआर हो गया, आरसीएल हो गया, आरएफ हो गया, तो आई वाला जो है, वो ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। बॉइलिंग पॉइंट फॉर आइसोमेरिक डाई हैलोबेंजीन्स जो होते हैं, आर वेरी नियरली द सेम। ये बहुत ही नियरली सेम होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं होता है इसमें, बस कुछ पॉइंट का कुछ टेम्परेचर को देखा जाए तो कुछ केल्विन का इसमें अंतर पाया जाए। इसमें देखेंगे तो 453 जो होते हैं आर्थो वाले होते हैं, 453 केल्विन होता है, जो मेटा वाले होते हैं 446 होता है और जो पैरा वाले होते हैं 448 होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो काफी नियरली इक्वल है। अगला देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सेम वही चीज है। मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आइसोमेरिक में डाई हेलो बेंजीन का देखा जाएगा तो 256 होता है, जिसमें आर्थो वाले पोजीशन पे अगर देखा जाएगा, मेटा वाले पोजीशन पे देखा जाए तो 249 होते हैं, पैरा पोजीशन पे देखा जाए तो 323 होते हैं। जब कोई रिंग हो, रिंग के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी आने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको नेमिंग किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये पैरा पोजीशन कहलाते हैं आपके, ये दोनों पैरा पोजीशन है, ये आपके आर्थो पोजीशन हो गए, ये आपके मेटा पोजीशन हो गए। इस तरह से देखते हैं तो 2 आर्थो, 2 पैरा, 2 मेटा इसमें पाए जाते हैं किसी भी बेंजीन रिंग में। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है तो केवल बेंजीन रिंग है तो उसपे कोई आर्थो, पैरा, मेटा कोई भी इस टाइप का बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो एल्किल हैलाइड वगैरह होते हैं वो लेस पोलर होते हैं, मतलब तुरंत पोलराइज नहीं हो पाएंगे, थोड़ा कम पोलर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोलर कम होने की वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। तो पोलर वो जैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही लेस सॉल्युबल हो गए। तो देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें पाया जाता है वो ज्यादा आपका स्टेबल कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका कम होता है। तो यहाँ पे कंपेयर अगर किया जाए तो इस तरह से देखेंगे H2O के अकॉर्डिंग, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो वो आपका ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एल्किल हैलाइड में नहीं पाया जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ में डिस्कस किया गया है। आगे चीज़ है देखेंगे कंसेप्ट टेस्ट चैलेंज देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को ईमानदारी से लगाएंगे और देखते हैं आप लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं। अगर लगा लेते हैं तो नंबर पाने में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स का दिया गया है, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा रहे हैं उस क्वेश्चन को ऑनेस्टली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन एटम। तो ये भी इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। SN2 रिएक्शन, हेलो एल्केन्स SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होता है वो बताया गया था कि SN1 जो 2 स्टेप के होते हैं, SN1 का पूरा नाम जो होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। SN2 का बाई मॉलिक्यूलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो 1 स्टेप का होता है, क्योंकि उसमें अटैकिंग भी होगा और साथ-साथ में कार्बोकेटायन का भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, प्लस उसके साथ-साथ में जो कंपाउंड रहेंगे उसमें से जो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो जो बनता है वो आपका प्रोडक्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देखिए इसमें डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरी में हेलो एल्केन्स को, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। तो 3 टाइप के हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें देखेंगे अभी हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस लविंग जो होते हैं, न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं न्यूक्लियस लविंग होते हैं। लोन पेयर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज वाले जितने भी होते हैं न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। लोन पेयर वाले भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले भी क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है आपका कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा, हैलोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ से डिस्प्लेस करके उसको निकाल देगा और अपने उस पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये आपका होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। अब देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वही रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कितना वो रिएक्टिव है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कहेंगे, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे। ये किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेबिलिटी की। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। इसके साथ में देखेंगे SN2 की क्या क्या होते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN1 जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। SN2 जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, यानी कि 5 उस पे किसी कार्बन पे 5 एलिमेंट जब लग जाएंगे, एटम लग जाएंगे तो पेंटावैलेंट बन जाएगा और उसके बाद से फिर एक रिमूव हो जाएगा और लास्ट में उसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद से देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। उसके बाद से इसमें उसका जस्ट अपोजिट होता है SN1 का जस्ट अपोजिट SN2 होता है। तो इसमें उसमें 3 2 1 चलता था, तो इसमें 1 2 3 चलता है। यानी कि इसमें जो मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री होगा, उसके बाद से 2 डिग्री होगा, लास्ट में 3 डिग्री होगा। जबकि SN1 में क्या होता है 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आंसर को। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इम्पोर्टेंट है। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अकॉर्डिंग कब लीवो रोटेटरी होता है, कब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड में जब चला जाए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड में जब मूव हो जाए, तो उस चीज को देखेंगे तो बनेगा। ऑर्डिनरी निकोल प्रिज्म में जब करते हैं तो क्या चीज चेंजिंग होता है, तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव। तो दो तरह से देखेंगे, एक आपका होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आर रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। दूसरा देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक लिवो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव को भी बोलते हैं और लिवो रोटेटरी माइनस को भी बोलते हैं। सेम वही है, जैसे कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, जैसे आपको दिख रहा है सीधा, तो सीधा भी बन सकता है और दूसरे में देख सकते हैं तो वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो जब सीधा सीधा बनता है तो रेसमिक मिक्सचर होते हैं और थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बनता है तो डेक्स्ट्रो और लिवो को नाम दे दिया जाता है। इसमें इसलिए हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एसिमेट्री एंड कायरलिटी के बारे में देखेंगे। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है कि जिसके चारों जो एटम लगे हों, चारों के चारों क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको कायरल कार्बन बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक मान लीजिए एक पाम लिया गया, दूसरा पाम लिया गया, दोनों हथेली ली गई है। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, सपोज करिए इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, तो अंगूठा इधर साइड में आ जाएगा और ये लास्ट वाली जो फिंगर होती है वो एक साइड में आ जाएगी। यानी कि ये इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, असिमेट्रिक हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कोनिकल फ्लास्क लिया गया है, इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है उसके ऊपर पूरा इस शेप में फिट बैठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल और ये जो होता है सिमेट्रिक होता है।
आगे सिमेट्री कायरलिटी की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कार्बन आपको दिख ही रहा है और अभी बताया मैंने कि कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं कि जैसे जिसके साथ लगा रहेगा वो चारों के चारों डिफरेंट एटम लगे हों या जो भी एटम लगे हों सबके सब डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी की बात कर रहे हैं तो ए बी जो भी है डी ई और क्योंकि कार्बन है तो इसको हम लोग सी नहीं लेंगे तो ए बी डी और ई लिया गया है। अब इसी चीज का मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर में डी के जो मिरर के पास में होता है एक साइड हो गया बी का एक साइड हो गया जो अपर साइड है वो अपर दिखेगा यहाँ पे और जो मिरर से लॉन्ग साइड में है वो लॉन्ग में दिखेगा। तो ये अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो ये आपका कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि ये फिट नहीं बैठ रहा है। अगला देखेंगे तो एसिमेट्री कायरलिटी की बात करते हैं तो दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये हर साल कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड है, एक कार्बन है देखिए चारों जो भी इसमें एटम लगे हुए हैं या कंपाउंड लगे हुए हैं जो भी फार्मूला लगा हुआ है चारों के चारों डिफरेंट में है। ये कायरल कार्बन हो गया। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे जो भी लगा हुआ है वो सब के सब डिफरेंट लगे हुए हैं तो ये भी कायरल कार्बन ही होगा। लेकिन ये क्या होते हैं एक कार्बन के साथ एक CH3 एक हाइड्रोजन एक OH और एक COH लगा होता है इसको लैक्टिक एसिड बोला जाता है। और एक कार्बन के साथ मान लीजिए COH, अब इसी का अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका दो पार्ट बन गया, जो सेम नीचे है उसी का जस्ट अपोजिट ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। तो दो जब बनते हैं लेकिन बीच वाला पोजीशन क्या हो गया आपस में चेंज हो गया तो इसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। आते हैं नेक्स्ट रिटेंशन इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव वही चीज बताया गया कि जब कोई मान लीजिए कार्बन एटम है और उससे जो भी एटम लगे हों सबके सब डिफरेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं देखते हैं रिटेंशन। रिटेंशन क्या होते हैं? अब देखिए रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेन हमारा हो गया कंपाउंड, जैसे कार्बन हो गया एक्स हो गया डब्ल्यू हो गया जेड हो गया डी हो गया। सेम इसी में अगर इसमें से एक यक्स निकाल दिया जाए और वहां उसके जगह पे वाई को पुट कर दिया जाए तो ये आपका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि सेम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ये आपका कहलाएगा रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? रिटेंशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ए प्लस बी इन इक्वल अमाउंट, यहाँ पे जो भी ए बी है वो इक्वल अमाउंट पे है तो ये क्या कहलाएंगे? रेसिमाइजेशन या ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है। सेम स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि जैसा है हुबहू अगर वैसा दिखेगा तो रिटेंशन, और जैसा है उसका हुबहू ना दिख करके कैसा दिखे थोड़ा सा चेंजिंग दिखे डिफरेंट दिखे तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन मतलब घूम गया, ठीक है, ऐसे हम लोग भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इनएंसियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स। इनएंसियोमर क्या होते हैं कि स्टेरियोमर दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के जो मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके इनएंसियोमर कहलाते हैं। जैसे ये है इसका देखेंगे तो सेम इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा और लेकिन मिरर इमेज देखेंगे तो दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनएंसियोमर बोलेंगे। दूसरा चीज डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स में बस एक क्या होता है एच और ओ एच जो पोजिशन होते हैं वो आपके हट जाते हैं, बस चेंज हो जाते हैं आपस में तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। ने इसमें दिखाया गया है एक एग्जांपल लेकर के, जैसे यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि आपका CH3 यहाँ है, मिरर इमेज में भी आपका यहाँ पे CH3 दिख रहा है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, बस Cl यहाँ दिख रहा है और H बाहर है, यहाँ भी Cl दिख रहा है, H बाहर साइड में है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये दोनों एक दूसरे पे अगर रखे जाएंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर हो जाएंगे, लेकिन ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज है तो इनएंसियोमर। ठीक है, इस वाले में देखा जाए तो इस वाले में देखेंगे तो क्या होगा आपका? ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और ये भी क्या बनाएंगे? आपके मिरर इमेज बनाएंगे। तो ये चीज हो गया, ये चार स्ट्रक्चर्स में बनाए गए हैं। इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है? जो डायस्टेरियोमर्स हो रहा है तो देखिए इसका मिरर इमेज अगर देखा जाए तो ये मिरर इमेज पहला दूसरा मिरर इमेज हो गया और तीसरा चौथा भी क्या हो गया? आपका मिरर इमेज हो गया। पोजीशन क्या चेंज हो गया है? उस पोजीशन के नाइदर सुपर इम्पोजिबल ना मिरर इमेज। अब इसका दोनों का देखेंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होंगे, मिरर इमेज भी नहीं होंगे, तो यानी कि चारों का आपस में क्या किया गया? कंपेरिजन किया गया है तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायस्टेरियोमर्स हो जाएंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, इसमें देखते हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज इन्वर्टेड। अब यहाँ पे वही सेम चीज जो हम लोग पढ़ रहे थे, कोई आपका न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है
और उसका जो हैलोजन होगा उसको रिमूव कर देता है। तो ये जो बनता है वो आपका क्या होता है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, केवल एक स्टेप का होता है और इसी में आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये इन्वर्जन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रयास करेंगे इसको कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इसमें। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन आफ्टर उसका आंसर राइट करेंगे, तब हम कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज वो चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाएंगे जो एक्चुअल में हमें समझना चाहिए। तो फिलहाल ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से आते हैं SN1 रिएक्शन क्या होते हैं। आपको पता ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये चीज़ हम लोग पहले, अभी मैंने बीच में आपको बताया था कि 2 स्टेप का होता है। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज किए जाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O होता है, और CaCH3 COOH होता है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में जो यूज किए जाते हैं। इसके बाद से इसका मैकेनिज्म है, पहले हैलोजन रिमूव होते हैं, फिर देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाते हैं इस पे। यहाँ पे ये चीज़ हम देख रहे हैं। ये बार बार एक चीज इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है SN1 SN2 में जो आपको कंपेयर करना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको करेंगे। इसके बाद से अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, निकालना। जब कोई चीज मान लीजिए निकाला जाए, जैसे यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, देख रहे हैं हम लोग सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो कोई एक ऐसा मान लिया लिविंग ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, तो उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जहाँ से निकलेगा उसको मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका, अगर एक जगह से निकलता है अल्फा से तो अल्फा एलिमिनेशन, इसमें निकल रहा है बीटा तो बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको दिख ही रहा है कि पहले किसको निकालते हैं, पहले हैलोजन निकालते हैं, फिर हैलोजन निकालने के बाद अब हैलोजन इकलौता बचेगा नहीं, तो हैलोजन पहले निकल गया, उसके बाद से अब उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन भी रिमूव कर देते हैं। हाइड्रोजन भी रिमूव कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसमें यूज क्या करते हैं, तो इसमें एक रिएजेंट यूज करते हैं जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये OH क्या करता है, H को लेकर के HOH बनाता है, फिर ये KOH बना करके निकल जाएगा, फिर जो इसका H होगा वो Cl के साथ में HCl बन जाता है। सेम वही प्रोसेस है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, इसको देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। इस तरह से माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको कई भी चीजें बताई जा चुकी हैं, कब माइनर प्रोडक्ट बनेगा कब मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे देखिए CH3 यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अगर माइनर बन जाएगा, ये Cl देखते हैं लगेगा तो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो Cl कहाँ पे लगाना है अभी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेजर और माइनर। Kirchhoff रूल क्या होते हैं, Kirchhoff रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज रिमूव्ड। तो ये क्या कहलाता है, Kirchhoff रूल कहलाता है। हाइड्रोजन एटम जो होते हैं विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज रिमूव्ड। हाँ ठीक है, इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, हाइलाइट्स में हम देख लेंगे क्या क्या होता है, जब ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब आते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें इन्होंने जो विक्टर ग्रिग्नार्ड थे, ये नोबेल प्राइज मिला था इनको केमिस्ट्री में इसी चीज के लिए। RMGX इन्होंने खोजा था, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आर मतलब एल्किल ग्रुप, Mg होगा, और X मतलब कोई हैलाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ बनता कैसे, एल्किल हैलाइड में जब मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये सब के सब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन रिएक्शन करेगा, तो CO2 जब करता है रिएक्शन तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और इससे HCHO अगर फॉर्मेल्डिहाइड अगर रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड करता है तो 2 डिग्री बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड करता है तो 3 डिग्री बनाता है, और अगर एल्किल साइनाइड करता है तो कीटोन बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे बनती हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया गया है, कैसे बनाते हैं। तो अभी बताया गया था कि Mg क्या होते हैं, Mg पे 2+ होता है, और एक उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो Mg पे 1+ और एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर उसका क्या किया जाए, जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ RX से रिएक्शन कर लेगा, यानी कि एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करके तो R यहाँ से रिमूव करेगा और X रिमूव हो जाएगा, तो R फ्री रेडिकल बन गया और X माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसका R का इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल गया। अब यही R है, Mg और X है, तीनों आपस में कंबाइन हो गए, तो Mg एक प्लस माइनस के साथ में और एक R Mg तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो ये सब जुड़ जाते हैं और इसमें हेल्प कौन करता है, ईथर।
तो बन जाएगा RMgX। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में देखेंगे कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे Mg है, ड्राई ईथर है, तो किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन का आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। तो जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा, आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है रिएक्शन विथ मेटल्स, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड, जब दो एल्किल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ ड्राई एथरल या फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि पानी नहीं यूज करना है, ड्राई ईथर का यूज करना है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हायर एल्केन्स आपको दिख रहा है, तो ये X और ये X, यानी कि दो एल्किल ग्रुप लेंगे और उसमें सोडियम मेटल से रिएक्शन करा देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो जो बनेगा एल्केन बनेगा और NaX अलग हो जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलेंगे आप वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। पहले X और R आपस में टूटेगा तो R फ्री रेडिकल बनाएगा और NaX बन गया। अब फिर दूसरा वाला देखेंगे तो ये इसी तरह से दूसरे वाला भी, यानी कि पहले हमने यूज क्या किया था, तो यूज किया था दो एल्किल हैलाइड, दो एल्किल हैलाइड यूज किया था ReX, दो, तो एक का फॉर्मेशन एक R का, ये दो का R का, दोनों R मिल जाएंगे तो एल्केन बन जाएंगे, दो NaX अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से बन गया आपका वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। आयनिक देख सकते हैं मैग्नीशियम क्या है, कैसे कैसे कौन किस पे अटैक करता है। तो यहाँ पे आपको सोडियम का दिख रहा है और इसके साथ साथ में आपका दूसरा सोडियम का दिख रहा है, कार्बन का दिख रहा है, Cl, इस तरह से NaCl निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा फिर उसका आप लिखने के बाद दो आपका CH3, एक CH3 यहाँ पे, एक CH3 यहाँ पे, दोनों आपस में लग जाएंगे और ये आपका सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कैसे कैसे होता है, बाकी आप लोग को पता ही है क्या करना है उसमें। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप, देखेंगे क्या बनता है। पहले सबसे पहले होता है क्वेश्चन को मतलब कैच करना है, क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद ही आप आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले केयरफुली 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड करिए, रीड करने के बाद थोड़ा सा माइंड का हेल्प लीजिए, थोड़ा सा माइंड को सॉल्व करिए और उसके बाद से आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ हेलोइरिन्स एंड पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताया जा चुका है, ये सब के सब समरी हैं और समरी में आपको बताया गया था। रेजोनेंस इफेक्ट, एक इसके लिए वीडियो बनेगा जिसमें आपको रेजोनेंस और भी रेजोनेंस के जो कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।